लोग पूछ रहे हैं कि तेजी है या धोखा है या फिर वाकई अब तो बाजार सुधर चला है। इस पर चर्चा कर रहे थे, अलग अलग राय हमारे मेहमानों के आ रहे थे। तो सवाल ये उठा कि अब ठीक है, मान ले थोड़ी बहुत तेजी आ ही रही है तो बॉटम तो पता करना मुश्किल है, तो जो पैसे वैसे हैं थोड़े बहुत डालने शुरू कर दें क्या? तो हमारे साथ अभय अग्रवाल साहब का विचार था कि डालना शुरू कर दीजिए थोड़े बहुत, हालांकि जब डालना चाहे तभी डालने का सही समय है। लेकिन जसप्रीत जी और दलजीत जी, आप दोनों से मैंने पूछा नहीं था सवाल, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, हम लोग से भी चलते फिरते लोग यही पूछते रहते हैं। जसप्रीत जी, आपका क्या विचार है कि पैसे डालना शुरू कर दें, और डालें तो कितना कितना डालें, इकट्ठे डाल दें? इकट्ठे तो नहीं, आई वुड से कि जैसे हमने बात की थी कि देयर आर सम ट्रिगर्स इन द अज्यूमिंग 2 अप्रैल एक ट्रिगर है, फिर क्वार्टर 3 के अर्निंग्स हैं, एंड ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स डज इट गो डाउन टू 100 और डज इट गो बैक अबव, एंड इंटरेस्ट रेट कट्स अप्रैल में हमारा होना है, राइट? एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली, कोई ऐसी गारंटी नहीं है, एंड लाइकवाइज मेनी अदर सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक 4-5 जो अगर ट्रिगर्स हैं वो ध्यान में रख के, बिकॉज इफ ऑल प्लेज आउट देन वी हैव अ स्मूथ जर्नी अहेड, राइट? अब वो सवाल है कि वो सारे प्ले आउट होते हैं कि नहीं होते, तो आई थिंक वन शुड स्टैगर इट ओवर द नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स। अभी अग्रेसिव इन्वेस्टर आई वुड से 4 वीक्स, एंड नॉट सो अग्रेसिव है तो 8 वीक्स। एंड हम इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एंड इफ somebody is coming very new to the market or a large part of the capital is uninvested, then obviously it may be wise to spread it over a larger period, not 2 months, maybe 3 to 4 months. But I just want to quickly touch upon what Abhay said, and maybe what Anuj also started. We've effectively, Lakshman, used the last 1 month to do a lot of churn, and because the data that we have seen in the last cycle and so many other periods is that स्टॉक्स जो एक बार 30% और मोर गिर जाते हैं, उनकी वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, राइट, इट्स ओनली 10 to 20%, एंड स्टॉक्स व्हिच हैव फॉलन लेस देन 10% और नॉट फॉलन एज मच, उन्हीं का ज्यादा चांस है नेक्स्ट वेव या नेक्स्ट साइकिल में पार्टिसिपेट करने का। तो वेरी हाई चांस। तो इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए थ्रू दिस मीडियम। आई वांट टू जस्ट सजेस्ट कि जहां पे 30-40-50% करेक्शन हुई है उस पर जंप ना करें, राइट? बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी वैलिड रीजन वो उतना गिरा है, एंड जो स्टॉक्स कम गिरे हैं बहुत वैलिड रीजन से वो उतना हुआ है, तो जस्ट स्विच ना करें। इनफैक्ट वी हैव डन अ लार्ज पार्ट, वी हैव डन द कॉन्ट्ररी, वी मूव्ड आउट ऑफ वेरी हाई अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो लिमिटेड थे हमारे पोर्टफोलियो में, टू सेफर टेरिटरीज जो जिन्होंने कम अंडर परफॉर्म किया या आउट परफॉर्म किया। तो आई थिंक, and BFSI we have increased the weightage, and we have increased BFSI weightage, like for the first time we have gone overweight after 3 years. So that's the tectonic shift we have done दलजीत जी, after। कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें आप? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, इन्वेस्टमेंट करने का दिन हर दिन अच्छा दिन है ना। तो ये तो कहना कि एग्जैक्ट टाइम करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए तो पोर्टफोलियो ना वो मैनेजर। तो ये तो आपने बड़ा ही शाश्वत सा स्टेटमेंट दे दिया कि हर दिन अच्छा दिन है। अब किसी ने साल भर पहले किया होता तो बेचारा आज मर चुका होता। तो नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता, कुछ स्टेटमेंट नहीं होता बनती लक्ष्मण अभी जी। अभी मैं आपको प्रूव करता हूँ। हमारे एक क्लाइंट थे, मैं आपको एक्चुअल सही एनेक्डोट, रियल लाइफ एनेक्डोट बताता हूँ कि हमारे एक बहुत बड़े क्लाइंट थे। वो कुछ सपोज करो 1 रुपया निकालना चाहते थे, तो हम लोगों ने उनसे काफी डिस्कशन करके उसको उन्होंने 10 पैसे निकाला, 10% निकाला। जो निकाला उसका भी हमने पिछले 2 महीने 3 महीने का एनालिसिस करके जब उनको वापस आज ही सुबह बात किया, तो ही इज स्टिल एट अ लॉस। तो इट इज मिसनॉमर, अगेन इट इज अ वेरी बिग मिसनॉमर दैट ये मार्केट अगर सब गिरेगा तो मेरा पोर्टफोलियो 100% मैं बर्बादी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अल्टीमेटली इट इज व्हाट यू आर होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। हम जो बार बार बात कर रहे हैं, मैं जो बात व्यू जो दे रहा हूँ वो एक हफ्ते का व्यू नहीं दे रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां आपको ट्रेडिंग से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे नहीं पता ट्रेडिंग में सुबह शाम क्या होने वाला है, वो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप मैं भी नहीं इन्वेस्टर जानता हो हूँ, मैं तो भी नहीं आपको जानता हूँ। हाँ, बने रहना है, आपको बने रहना है बाजार में। और जब बने रहेंगे तो उसमें जैसा अभय जी ने कहा कि कुछ दिन ऐसे आएंगे जो बहुत अच्छे दिन हो, तो आपको तभी तो उसका एडवांटेज मिलेगा। आप जिस दिन ये सोच के बैठोगे कि जिस दिन वो आएगा उस दिन मैं घुसूंगा, तो वो तो आपको कैसे पता चलेगा? वो तो आने हाइंडसाइड में ही पता चलने वाला, उस दिन नहीं पता अब चलने पता वाला। चला आया और चला गया, आपको पता भी नहीं हाँ, चला। तो इसके आया और लिए चला गया, पता भी नहीं चला। आपको अभय इन्वेस्टर अग्रवाल रहना साहब, है।
बिल्कुल। अभय अग्रवाल साहब, एक सवाल इससे पहले कि मैं एसआईपी वाले मुद्दे पर जाऊं, कि जब बाजार गिर रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब लार्ज कैप के बजाय मिड कैप, स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे और वो विलेन साबित हो रहे थे। और कई लोगों ने कहा कि जब उठेगा ना तो सबसे पहले लार्ज कैप उठना शुरू करेगा, मिड कैप स्मॉल कैप उठना शुरू नहीं करेगा। लेकिन जब उठ रहा है तो देख रहा हूँ कि यहाँ भी उठने में भी लार्ज कैप से ज़्यादा लंबी छलांग मिड कैप लगा रहे हैं। क्या माजरा क्या है? आई थिंक ये बड़ा एक क्विक रिकवरी ट्रेड किसको कह सकते हैं कि गिरे भी थे 20-20% मिड कैप स्मॉल कैप, उसके बनिस्बत लार्ज कैप गिरे 5 से 8%। तो जो रिकवरी ऑब्वियसली आई वो मिड एंड स्मॉल कैप में आई, और मिड एंड स्मॉल कैप में लिक्विडिटी कम होती है, तो जब ये गिरते भी हैं तो जोर से गिरते हैं, क्योंकि जब सेलिंग आती है तो लोअर सर्किट लगते हैं 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन ऑन वेरी थिन वॉल्यूम्स, और जब बढ़ते हैं थोड़ी सी भी बाइंग में क्योंकि वॉल्यूम कम होता है तो अपर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक टेक्निकल कैचअप रैली है मिड और स्मॉल कैप्स में। अब ये मीडियम और लॉन्ग टर्म का क्या ट्रेंड बनेगा, अल्टीमेटली अर्निंग्स पे है लक्ष्मण जी। अगर मिड और स्मॉल कैप्स अपने वैल्यूएशन के बनिस्बत जो अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएंगे वो अच्छी रहेगी, तो मुझे लगता है डेफिनेटली रिटर्न्स बनेंगी। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरा बायस हमेशा अच्छी क्वालिटी के मिड और स्मॉल कैप्स की तरफ रहता है, क्योंकि जो मल्टी बैगर्स मिलते हैं जो आपको एक जबरदस्त अल्फा रिटर्न बना के देते हैं वो मिड और स्मॉल कैप्स ही देते हैं। पर एक पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा लार्ज कैप्स का प्रेजेंस डेफिनेटली होना चाहिए पोर्टफोलियो में। सो आई थिंक एक मिक्स स्ट्रैटेजी है वो अच्छा, एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी अच्छी है इन्वेस्टर्स के लिए। अभी का जो ये रिसेंट का ट्रेंड है जो आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, उससे ज्यादा कुछ कहना गलत होगा इसके बारे में। एडजस्टमेंट। लेकिन मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, एक सवाल छोटा सा और दे चुका, आपने जो बोला उसी से मेरे मन में सवाल उठा कि मान लें किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, यंग है, 40 साल 45 साल का व्यक्ति है, कुछ पैसा डालना चाहता है, मान लें 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं, तो एक आध तो हर किसी के मन में होता है, भले ही आप कहें रिस्क ज़्यादा है, कि एक आध तो मल्टी बैगर हो जाए, मज़ा आ जाए जब उसमें 200-300% की तेजी आए। तो अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा रिस्क पे रखा जाए मल्टी बैगर स्टॉक में? आई थिंक ये बड़ा डीप क्वेश्चन है आपका, और इसके लिए काफ़ी जो वेल्थ जो एलोकेटर्स हैं, वेल्थ एलोकेटर्स जो एलोकेट करते हैं एक इन्वेस्टर का पैसा डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफ गोल्स, कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या अर्निंग्स है, कितना सेव कर सकते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं पोर्टफोलियो। तो उनसे सलाह ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक बड़ा वेल प्लान्ड एलोकेशन प्लान होना चाहिए। आपने जो सवाल पूछा उसका मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहा हूं, तो आप शायद बुरा मान जाएंगे, पर इसका सही सवाल बुरा नहीं मानना, बिल्कुल। इसका सही जवाब यही है कि दर्शकों को सही बातें रखनी है सामने, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ जी, तो एक सवाल आप, हाँ बोलिए, आप पूरी करिए। कोई भी एज का कोई भी इन्वेस्टर हो, किसी भी प्रोफाइल का, नया पुराना, मैं ये कहूंगा कि काफी अच्छे वेल्थ एडवाइजर्स हैं, एलोकेशन मैनेजर्स हैं, सर्टिफाइड प्लानर्स हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स, उनसे सलाह लेके अपना एक एलोकेशन बनाएं, डेट, इक्विटी का, फिक्स इनकम का, गोल्ड का, और उस पोर्टफोलियो के साथ डिसिप्लिन से रहें। तो काफी जो सवाल होते हैं कि क्या मैं और ले लूं, क्या मैं बेच दूं, वो अपने आप ही आंसर हो जाएंगे लक्ष्मण जी। बिल्कुल। एक जो मुद्दा जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले अनुज सर ने जो मुद्दा उठाया था, उसी पर आप लोगों से मैं सुझाव लूंगा, वो है एसआईपी को लेकर के। एसआईपी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मतलब सवाल तब भी आ रहे थे जब बाजार गिर रहा था, और जब बाजार थोड़े से उठने शुरू हो गए तब भी सवाल आ रहे थे। तो कई लोगों ने तो उस वक्त पूछा था कि एसआईपी निकाल दें क्या, पैसा डालना बंद कर दें। तो हमारे आप जैसे मेहमान लोग जो शो में आए उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं, एसआईपी बंद नहीं करने का समय है, दरअसल एसआईपी शुरू करने का समय है और ज़्यादा पैसा डालने का समय है। तो अब बाजार के इस जंक्शन पर जसप्रीत जी, आपकी राय क्या है एसआईपी वालों के लिए? मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी, ये म्यूचुअल फंड जो मनी मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, CIOs हैं, एंड आई वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम इन माय पास्ट, इन माय प्रीवियस कंपनीज, वो काफी हद तक इसके लिए एडवांस में आप अब उनसे इंडिकेशन दे देते हैं इन्वेस्टर्स को। For example, आज के दिन में in the last 3, 4, 5 months, there is no thematic funds getting launched. Right? Market obviously is not in a good state, वो भी एक कारण है, but thematic funds नहीं आ रहे। Second, a lot of funds एक पॉइंट के बाद आके, schemes एक पॉइंट के बाद आके, because उनको पता है कि scheme value बहुत बड़ी हो गई है, returns in excess आ गए हैं, जो last trailing returns है, incremental opportunities नहीं मिल रही, वो बंद कर देते हैं। PMSs भी करते हैं, mutual fund भी करते हैं। So I think some of those things are lead indicators कि market में froth है, एंड इन्वेस्टर्स को संभाल के चलना चाहिए। वो
आज के दिन में नहीं हो रहा है, किसी ने अपना पीएमएस में बंद नहीं किया हुआ, राइट एट दिस लेवल। किसी ने ये नहीं बोला कि अब हम क्या नेगेटिव व्यू लेके कोई नहीं चल रहा है, एवरीवन टॉकिंग कंस्ट्रक्टिवली, ऑब्वियसली विद सम केवियट्स। तो आई थिंक कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, एंड आई थिंक यही तो समय है एसआईपी बनाने के लिए। इस समय पे एसआईपी अगर हम बंद करेंगे तो दैट इज नॉट द वाइज थिंग टू डू, बिकॉज एसआईपी का तो मतलब है ना इन हाइज एंड इन लोज। इफ लोज में आगे घबरा गए तो हाँ फिर बिल्कुल। हाँ दलजीत जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एसआईपी बंद करने का तो अब समय नहीं है, लेकिन एसआईपी को लेकर जो होड़ पहले चली थी, तो अब इस बार एसआईपी को लेकर के मान ले कोई शुरू करना चाहता है, अपना लोकेशन बढ़ाना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? ये बिल्कुल करना चाहिए। एसआईपी तो एक डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरत तो खराब समय में ही होती है। अच्छे समय में तो डिसिप्लिन अगर आप एक बार को छोड़ भी दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपकी मिस्टेक्स को पार्डन कर देगा मार्केट। बट खराब समय में तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो एसआईपी अच्छे समय में इतने अच्छे समय आ गए थे कि लोग डिसिप्लिन छोड़ भी गए थे, भूल भी गए थे बाजार में। यस, तो बट ऐसे समय में तो एसआईपी बिल्कुल आपको जारी रखना है, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी करिए। बट अगेन सेम चीज, एसआईपी आप किस चीज में कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। खाली एक दूसरे को देखा देखी, सबने इसमें डाला है तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ, ये थीम चल रहा है तो इसमें डाल देता हूँ। जो थीम पीक, नॉर्मली हमने देखा कि जो नए फंड्स आते हैं वो जब उस सेक्टर का पीक होता है तब नए फंड्स आते हैं। तो विच इज नॉट अ वेरी गुड वे टू इन्वेस्ट है ना। आपको इन्वेस्ट करते हुए तो प्रीएम्प्टिव लेना है या तो फिर समय से पहले सोचना। तो थोड़ा वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस समय पे किस सेक्टर में जा रहे हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट में डाइवर्सिफाइड फंड में जा रहे हैं या फिर एक बैलेंस फंड में जा रहे हैं, तो आई थिंक वो तो आपको हमेशा बना ही रहेगा, उसमें तो आपको कुछ करना ही तो लगे हाथ बता ही दीजिए अभी दर्शकों को कि अगर अभी करना हो किसी को तो कहाँ डालें, एसआईपी करें। नहीं। अब फंड का नाम मत लीजिए, फंड का नाम मत लीजिए, एक नेचर बता दीजिए। जैसे मैंने बताया कि हम लोग म्यूचुअल फंड नहीं करते, तो हम एडवाइजर नहीं है म्यूचुअल फंड के लिए। बट आपको भी इस तरीके की मार्केट में बैलेंस फंड्स या फिर जो मिड एंड स्मॉल लार्ज का मिक्स फ्लेक्सी कैप जिसको कहते हैं, इस टाइप के फंड्स में अगर आप रहेंगे तो आपको वो सदाबहार फंड्स है बेसिकली, राइट। सो उसमें क्या होता है सदाबहार फंड है। हाँ, उस तरीके के फंड्स में रहने से आपको आपका रिस्क बैलेंस रहता है हमेशा। हाँ बिल्कुल। अब अग्रवाल साहब को जोड़ना चाहेंगे इसमें? जी, मेरा एनालिसिस ये है कि एसआईपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टर्स को अपनी रिटर्न रेगुलरली नहीं देखना चाहिए, अपना एनएवी वैल्यू नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो एक डेली शाम में खोल के देखें एनएवी कितना गया। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। और एसआईपी का जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो है कि आपकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, उस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जहां पे लोग अपना ध्यान इस बात पे लगाएंगे कि मेरी एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो कैसे कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली एसआईपी बंद करने की बजाय शायद वो अपना अमाउंट बढ़ाएंगे एक गिरते हुए मार्केट में, तो और राइजिंग मार्केट में उतना नहीं बढ़ाएंगे। तो मेरी सलाह सारे एसआईपी इन्वेस्टर्स को है कि अपना कोई भी डिसीजन आप पोर्टफोलियो वैल्यू को देख के मत लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। आप अपना जो भी डिसीजन लेना है उसको अपनी एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एवरी यूनिट पे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। दरअसल अब शो का समय चूँकि ख़त्म हो रहा है, हम लोगों ने अच्छी बातें शो में कर ली है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि अब लोगों ने इतना ज़्यादा कोहराम देखा है कि लोगों को भरोसा नहीं होता है, तो लोग अभी भी यही मन में सोच रहे हैं चलो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई रुकावट है क्या, आगे चले कोई स्पीड ब्रेकर कहीं दिख रहा है क्या। तो एक एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग रखिएगा तैयार कि कौन कौन से स्पीड ब्रेकर कहीं दूर तक भी आप लोगों को दिख रहा है क्या। पहला सवाल अनु सिंघल साहब से। अनु सर, क्या लग रहा है, कोई रिस्क कहीं दूर दराज में है? देखिए, रिस्क तो मार्केट में हमेशा रहेगा। और देखिए लक्ष्मण जी, एक लाइफ में ट्रॉमा आता है ना, आप उस ट्रॉमा को भूल तो कभी नहीं पाते हैं, लेकिन आपको उससे उभरना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे उभर नहीं पाएंगे ना तो फिर आप आगे आने वाली अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेंगे। तो इसके लिए इसको भी मार्केट को एक ट्रॉमा की तरह से देखें। रिस्क मार्केट में हमेशा रहेगा, अभी भी ये मार्केट में रिस्क है। बहुत लोगों को लगता है कि ये काउंटर ट्रेंड रैली है, बहुत लोगों को लगता है कि ये बेयर मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म रैली है जो फिजल आउट हो जाएगी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसके लिए तैयार रहिए। देखिए, हमेशा कहता हूँ मैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। होप करिए कि ये रैली जो है ना, नई रैली की शुरुआत है, ब्लू स्काई टेरिटरी में वापस जाएंगे, निफ्टी ऑल टाइम हाई वापस लगाएगा, अच्छे दिन वापस आएंगे मार्केट में, ये सब होगा, ये उम्मीद करिए। लेकिन तैयार रहिए कि अगर रैली फेल हुई तो आप उसमें से निकलने के लिए भी तैयार हो, इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए। जसप्रीत जी,
संक्षिप्त में 15 सेकंड आपके पास है, आपके हिसाब से कोई रिस्क कहीं दिख रहा है? फंडामेंटली ऐसा अगर क्वार्टर फोर अर्निंग्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे तो डेफिनेटली, एंड सेंटिमेंट वाइज एज अनुज सेड कि अगर 1000 पॉइंट की रैली हो गई फ्रॉम बॉटम, अगर उसमें से लार्ज पार्ट अगर फिजल आउट हो गया तो ये ना समझे कि मतलब ये एक पुल बैक रैली था, बेयर मार्केट रैली था, बिकॉज स्ट्रक्चरली वी आर स्टिल देयर एंड फ्लो वाइज एफआई फ्लोज अगर दलजीत जी, थोड़ा अगर पॉजिटिव हो तो बेटर हो। अगले 3 साल में यहाँ से बहुत ऊपर होंगे। अगले 3 महीने में क्या क्या होगा बहुत मुश्किल है कहना, काफी कुछ बहुत मुश्किल है। हाँ, वो बहुत ही अच्छा। 3 महीने का पता नहीं, 3 साल का पता है कि गारंटी है ऊपर जाएंगे। अब अग्रवाल साहब 10 सेकंड। ये देखिए, शॉर्ट टर्म में जो हुआ है उसका रिसेंसी बायस लेके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना बनाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेट पे फोकस करें। बस आई थिंक मेरी यही एडवाइस रहेगी। रिस्क सबसे बड़ा ये है कि आप अंडर एलोकेट हो जाए इस मार्केट में। बिल्कुल लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें, यानी लंबे समय तक पैसा रखेंगे तो पैसा बनेगा, इसकी गारंटी हमारे सारे दर्शक दे रहे हैं। तो कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया हो गया। और जैसे कि अनुज जी ने कहा, वो ट्रॉमा मान के भूल जाइए, उस ट्रॉमा से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा हरियाली यहाँ पे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।